हाँ भाई, आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है भाई। अब 11th क्लास में तुमने एक टॉपिक पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ग्रेविटी। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हाँ भाई, सबको पता है कि नहीं पता कि भाई एक एम मास होता है जो दूसरे एम मास पर फोर्स लगाता है, लगाता है नहीं लगाता है। इसमें तुमने क्या पढ़ा था कि एक एम मास अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है। क्या बनाता है? एक फील्ड बनाता है जिसमें दूसरा कोई मास आता है तो क्या एक्सपीरियंस करता है? फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इस फील्ड को क्या नाम दिया था भाई? ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या नाम दिया था? ग्रेविटेशनल फील्ड। और यहाँ तुमने कुछ लाइंस बनाई थी नहीं बनाई थी? इन लाइंस को क्या नाम दिया था? ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस। याद है कि नहीं सबको भाई? है भाई, सबको पता है कि भाई एक मास है जो अपने चारों तरफ क्या बनाता है? एक फील्ड बनाता है जिसमें कोई दूसरा मास आता है तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है? फोर्स एक्सपीरियंस करता है। उस फील्ड को क्या नाम दिया? ग्रेविटेशनल फील्ड नाम दिया। और जो लाइंस तुमने बनाई, इमेजिनरी लाइंस बनाई, उनको क्या नाम दिया? ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस। ये बात अपन को पता है। सेम इसी तरह एक चार्ज जो है वो अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है। चार्ज क्या करता है? अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है। जो फील्ड इसने बनाया है उस फील्ड को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इस फील्ड में कोई भी दूसरा चार्ज आएगा उस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। उस पर क्या लगेगा भाई? फोर्स लगेगा। इसका मतलब क्या है? रिपल्सिव फोर्स। और ये क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। तो क्यू चार्ज ने अपने चारों तरफ एक इमेजिनरी फील्ड बनाया है जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। उस फील्ड को क्या बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ये एक इमेजिनरी फील्ड है। कैसा फील्ड है भाई? एक इमेजिनरी फील्ड। और ये जो लाइंस है, ये जो लाइंस है, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इनका दूसरा नाम है लाइन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ फोर्स क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ फोर्स। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी कि एन इमेजिनरी फील्ड इन विच अदर चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और द लाइन्स ऑफ फोर्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। लाइन ऑफ फोर्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ठीक है भाई, तो बात समझ में आई कि भाई कोई चार्ज है वो अपने चारों तरफ एक फील्ड बना रहा है। उस फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक, उस फील्ड को क्या बोलेंगे अपन? इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसमें जो इमेजिनरी लाइंस बनेगी उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक, अब सवाल यह है कि भाई अगर मान लो ये पॉजिटिव है, अच्छा इससे पहले सवाल ये आ रहा है कि भाई इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? ई से। ठीक, बात समझ में आई कि एक चार्ज है क्यू जो अपने चारों तरफ एक फील्ड बना रहा है जिसमें क्यू नॉट एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। इस फील्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक, ये जो लाइंस है इनको क्या बोलते हैं? फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं? फील्ड लाइंस। सिंपल है। ठीक, अब देखो एक वर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लिखते हैं अपन ई से। किससे लिखते हैं भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किससे लिखते हैं? ई से। ई बराबर क्या होता है? F अपॉन क्यू।
क्या होता है F/Q। ध्यान से सुनना, ठीक, F/Q क्या सीरीज क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन अपॉन कूलम, न्यूटन अपॉन कूलम होगा इसकी यूनिट। कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स वेक्टर तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर, ठीक। यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम। और अगर मैं इसके डायमेंशन निकालूं, क्या निकालोगे, डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या आएगी, न्यूटन की डायमेंशन क्या होती है, हमें निकालना आता है कि नहीं आता। देखो न्यूटन क्या होता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास क्या होता है, केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, क्या होता है, ठीक है। देखो ये हो जाएगा केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू कूलम, इंटू कूलम। केजी का m1, मीटर का L1, सेकेंड का टी स्क्वायर और कूलम का A1 T, ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे, ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, m1 L1 T माइनस 3 A माइनस 1, T माइनस 3 A माइनस 1, ठीक है। ये हो जाएगी इसकी डायमेंशन, ये हो यूनिट, कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। अब इस फॉर्मूले का क्या मतलब, E इक्वल टू F/Q। देखो अब ये जो फील्ड बना, ये जो फील्ड बना, क्या बना कि भाई ये Q चार्ज है, इसके चारों तरफ फील्ड बना, उस फील्ड के अंदर एक Q0 चार्ज आया, इसके ऊपर लगा फोर्स, क्या लगा भाई, फोर्स लगा। तो ये जितना फोर्स लगा उसी को क्या बोलते हैं अपन, उसकी इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। मतलब फोर्स ऑन अ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कि भाई Q0 पर इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना उसने कितना फोर्स लगाया। बात समझ में आई है भाई। देखो वापस देखो कि भाई Q0 ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, Q ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, उसकी वजह से Q0 पर कितना फोर्स लगा, उस फोर्स की वैल्यू को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बात समझ में आई कि नहीं। तो E इक्वल टू F/Q को क्या पढ़ते हैं, फोर्स ऑन चार्ज is called electric field intensity, is called electric field intensity। बात समझ में आई, ठीक। अच्छा हमको पता है कि अगर मान लो ये Q है, ये Q0 है, इनके बीच का डिस्टेंस R मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए, R मान लिया जाए, ठीक है। तो इस पर फोर्स निकालना है, तो E इक्वल टू क्या है, फोर्स ऑन चार्ज। किस चार्ज पर, Q0 पर फोर्स। किस चार्ज पर, Q0 पर फोर्स, ठीक है। पहले चलो पहले एक डेफिनेशन लिखो। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, force on a charge, force on a charge is called electric field intensity, is called electric field intensity। अब देखो ये Q0 चार्ज पर फोर्स लग रहा है इसकी वजह से, ठीक है। इसकी वजह से, इस Q की वजह से इस पर फोर्स लग रहा है। तो फोर्स ऑन ए चार्ज किस पर, Q0 पर कितना फोर्स है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, फोर्स ऑन अ चार्ज। चार्ज कौन सा, Q0, जिस पर फोर्स लगा है। फोर्स ऑन अ चार्ज का कौन सा चार्ज है, फोर्स ऑन अ चार्ज। तो ये कौन सा चार्ज है,
जिस पर फोर्स लग रहा है, जिस पर फोर्स लग रहा है वो वाला चार्ज आएगा यहाँ। आई बात समझ में? ये वाला चार्ज नहीं आएगा। ठीक, तो अगर मान लो अब इस ये वैल्यू, ये इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, आर है, तो ई इक्वल टू कितना आएगा, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, तो ई इक्वल टू क्या आएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। आएगा भी आएगा आएगा भाई। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म लिखूं तो क्या आएगा, ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर क्या आएगा, भी आएगा है ना। और यहाँ आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, क्या है, यूनिट वेक्टर। आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर। क्या डिफाइन करता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, अब थोड़ा ध्यान से देखो, हमने पहले पढ़ा था कि भाई जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन भी आर बता रहा है, और वो क्या बता रहा था, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता रहा था। क्या बता रहा था, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसमें भी आर कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब सवाल यह है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी किधर, तो नोट बना के लिखो, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is same as the direction of force, as the direction of force, as the direction of force। ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगी, तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। सिंपल है, कोई समस्या। ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और, ये तो बात हो गई कि भाई डायरेक्शन क्या है, एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगी, फील्ड लाइंस होगी। ठीक, दूसरी क्या बात ध्यान रखोगे कि अगर पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ होगी, रेडियली आउटवर्ड। कहाँ होगी, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है भाई। और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा रेडियली इनवर्ड। कहाँ होगा, रेडियली इनवर्ड, रेडियली। ठीक है भाई, ये दो बातें लिखो देखें। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर की तरफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज की वजह से अंदर की तरफ होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है ना। तो E की वैल्यू कितनी आई, एक तो आई एफ अपॉन क्यू नॉट, और E की वैल्यू एक क्या आई, के क्यू बाई आर स्क्वायर। आई नहीं आई। और डायरेक्शन क्या होगी, जो डायरेक्शन फोर्स की होगी, और क्या है, पॉजिटिव की वजह से बाहर की तरफ आएगा और नेगेटिव की वजह से अंदर की तरफ आएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो फिर से कि इस फॉर्मूले को देखो ध्यान से, और इसको देख के तुमको क्या लगता है कि अगर मैं E और R के बीच में ग्राफ बनाऊंगा तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक, और अगर मैं 1/r स्क्वायर और E के बीच में ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा बनेगा। ठीक, ये तुमको बनाना है, ये तो सिंपल है, एक्सपोनेंशियल डी के ग्राफ है। ठीक है, इसको तुम बना के लाना, ये एकदम कॉमन चीज है। ठीक है, नहीं तो फिर कल मैं बताऊंगा।
E इक्वल टू आया के क्यू बाई आर। तो देखो E की वैल्यू एक तो डिपेंड कर रही है Q पर, डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अच्छा, ये चार्ज कौन सा वाला है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है? ये चार्ज कौन सा वाला है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है? ये वो चार्ज नहीं है जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा है, ये वो चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। ठीक, और किस पे डिपेंड करेगा? आर पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? आर पे। ठीक, तीसरा किस पे डिपेंड करेगा? मीडियम पर डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? मीडियम पर। अब सवाल ये है कि मीडियम पर कैसे डिपेंड करेगा? तो हमको पता है कि के इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, वेयर एप्सिलॉन एम इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक, और ये क्या होती है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या होती है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये क्या होती है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। और ये होती है रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, ये बात पता है, लास्ट लेक्चर में बताई हुई है। ठीक है, तो E की वैल्यू तीन बातों पर डिपेंड करी, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे, एक डिस्टेंस पे, और तीसरा डिपेंड करिए मीडियम पर। पहला किस पे डिपेंड करिए? चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करी है कि भाई किसी चार्ज से कितना दूर आप इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हो, और तीसरा डिपेंड कर रही है कि जहाँ वो चार्ज रखा है वो मीडियम कौन सा है। ठीक, बात समझ में आई? बिल्कुल सिंपल बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक इमेजिनरी फील्ड है इन विच द अदर चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स। इलेक्ट्रिक एक इमेजिनरी फील्ड है जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज क्या एक्सपीरियंस करता है? फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिसकी वैल्यू क्या आई थी? E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट कौन सा वाला चार्ज है? जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है। ठीक, किस इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? जो डायरेक्शन अपने फोर्स की होगी, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो बाहर की तरफ होगी, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी? पहला डिपेंड करेगी कि जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है चार्ज का, दूसरा कितना दूर कैलकुलेट कर रहे हैं डिस्टेंस पर, और तीसरा डिपेंड करेगी मीडियम पर। किस पे डिपेंड करेगी? मीडियम पर। ठीक, एक बात ये ध्यान रखना कि ई एम बराबर होता है एप्सिलॉन आर ई नॉट। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो किसी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो वैक्यूम के कंपैरिजन में एप्सिलॉन आर टाइम्स ज़्यादा होता है। एप्सिलॉन आर टाइम्स। सिंपल बात समझ में आई? एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई एम अपॉन ई नॉट। ई एम अपॉन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, याद रहेगा। ठीक, अच्छा कूलम में क्या था? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें एक क्यू गायब है, इसमें एक क्यू गायब है। ठीक, याद रहेगा। चार ठीक है भाई, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या देखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या देखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी देखेंगे, है ना? क्या देखेंगे भाई? प्रॉपर्टी। देखो इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ जाएगा, देखो कूलम समझ में आए, सबसे पहले तो चार्ज समझ में आया, फिर कूलम समझ में आया। अब क्या समझ में आ रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद में क्या आएगा अपने पास? फ्लक्स आएगा। क्या आएगा? फ्लक्स आएगा। फ्लक्स के बाद अपने पास गाउस आएगा। क्या आएगा? गाउस आएगा। गाउस के बाद उसकी एप्लीकेशन आएगी, और एप्लीकेशन जैसे खत्म होगी वैसे अपना चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे अपन चलते चलेंगे, ऐसे सिलेबस आगे बढ़ता रहेगा। अपनी तरफ से प्रैक्टिस करते रहो, और अपन NCERT बेस चलेंगे और बोर्ड के हिसाब से चलेंगे। ठीक है भाई।
ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं, उसमें क्या पढ़ेंगे सर? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स।